हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न। गेट सेट लर्न में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, क्लास 10th का हिस्ट्री का जो बुक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जिसको हम लोग दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे और दूसरा का लास्ट जो कवर किए थे ना, वो कवर किए थे द रिवोल्यूशनरीज। ये हम पढ़ लिए थे क्रांतिकारी में, जिसमें हम ई गब्बर के बारे में देख लिए थे। गब्बर ऑफ मोनार्की जो था वो बहुत डरता था इससे सब लोग, ठीक है। ये भी देख चुके थे गुस्सिपी मजीने के बारे में। ओके, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि 1830 और 1848 के बीच में हुआ। ओके, अब 1830 और 1848 के बीच में क्यों कहा गया, क्योंकि इस 18 साल में है ना, बहुत सारा रिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारा। मतलब लिबरलिज्म को लेके, नेशनलिज्म को लेके, अलग अलग जगह पर बहुत सारा चीज़ लड़ा गया, ये वो, बहुत दिमाग खराब हुआ सभी लोगों का। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे क्या, एज ऑफ रिवोल्यूशन पूरा का पूरा समझेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट में ये कहा गया है, एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। मतलब ये हो गया कि जिस टाइम पर कंजर्वेटिव लोग, ठीक है ना, कंजर्वेटिव लोग अपना पावर को मजबूत बनाने में लगे हुए थे, यानी कि स्ट्रांग बना रहे थे, और आज़ादी से उनको तो नफरत था। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोग सोचते थे, वो तो सोचते थे कि नहीं, ये सब तो रहना ही चाहिए, आज़ादी वज़ादी कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, लिबरलिज्म नेशनलिज्म सब कुछ नहीं होता है, उनका तो ये सोचना था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपना पावर को समेट रहे थे और मजबूत बन रहे थे, और मजबूत बनने के टर्म में और बहुत सारा काम भी कर रहे थे इधर उधर, ये वो। अगर कोई ज़्यादा आज़ादी करता तो उसको मार के गिरा भी देते थे। तो ये सब चीज़ था। तो जब ये लोग अपना पावर जब स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, है ना, मजबूत बन रहे थे, अपने आप को बना रहे थे, तब लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशन। तब जाकर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को ना एक बूस्ट मिला, एक स्टार्टअप मिला। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ा जाने लग गया किससे भाई, क्रांति से, है ना, क्रांति से। कि लोगों को लगने लग गया कि नहीं, उधर कंजर्वेटिव वाला लोग परेशान किया हुआ है, वो बोल रहा है आज़ादी नहीं होगा, मार के गिरा दे रहा है, मार के एकदम ठोक ठाक दे रहा है, अच्छा से सरिया दे रहा है। लेकिन नहीं, इन लोग को लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो हम लोग को चाहिए वो तो लेंगे। कुछ क्रांतिकारी देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, हम लोग को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा उनको एक बूस्ट मिला और ये आगे बढ़े। और ऐसा कहाँ कहाँ हुआ भाई, तो कुछ रीजन्स में हुआ, जैसे कि देखा जा सकता है यूरोप, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट। यूरोप के कुछ रीजन में, जैसे इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स में हुआ। प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर में भी हो गया, कुछ ऑटोमन एम्पायर के जो प्रोविंसेस प्रांत आते थे उसमें भी हो गया। आयरलैंड में भी हुआ और पोलैंड में भी हुआ। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा कहाँ कहाँ हुआ है भाई। तो मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन, यूरोप के इटालियन और जर्मन स्टेट में हो गया भाई, ऑटोमन एम्पायर में हो गया, आयरलैंड में हो गया और पोलैंड में भी हो गया। तो ये सब जगह थोड़ा सा इन लोग को बूस्ट मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन जैसा लगा कि नहीं चलो अब तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का बात ही होगा, अब कंजर्वेटिव को उठाकर फेंकना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो अच्छा, ऐसा इसमें आया क्यों थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ, क्योंकि इसमें जो जितने भी सारे लोग जो थे ना, वो सब लोग जो थे ना, वो एडुकेटेड थे, एडुकेटेड इलीट वर्ग के लोग थे। ठीक है ना, इलीट मतलब पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। जैसे उसमें कौन कौन लोग थे भाई, तो प्रोफेसर्स वगैरह थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, है ना, एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस। ये कमर्शियल मिडिल क्लासेस मतलब कि जो वाणिज्य जगत के लोग जो थे ना, वो सब भी मिले हुए थे, वाणिज्य व्यापार लोग जो करते थे वो लोग भी मिले हुए थे, है ना। तो जाहिर सी बात है, इन लोग के पास ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा नॉलेज है, इन लोग को एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हुए हैं, तो इन लोग को पता था कि नहीं क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो इन लोग को लगा कि लिबरलिज्म नेशनलिज्म ज़रूरी है, ना कि कंजर्वेटिज्म। हो गया। अब आगे थोड़ा देखते हैं पॉइंट में। अब ये सब चलो ठीक है, अपने में चल रहा था, लेकिन पहला जो विद्रोह जो स्टार्ट हुआ ना, वो हुआ फ्रांस में, जुलाई 1830। इसी को हम लोग बोलते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन, जुलाई रिवॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। क्लियर? तो फ्रांस में स्टार्ट हो गया। अब फ्रांस में स्टार्ट होता है ना, तो पूरा का पूरा यूरोप में तहलका मच जाता है। वो आगे देखेंगे, ये जो मेटरनिक चाचा जो बताए हैं ना, कुछ कमेंट किए हैं, कैसे कमेंट किए सो हम लोग देखिए लेंगे आप, है ना। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, यानी कि 1830 में पहला विद्रोह चालू हो गया। अब इसमें एगो फंस जाता है बेचारा, बार बार आके, बर्बन, बार बार फंसता है, बर्बन फंसा बार बार, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, और बर्बन के साथ होता क्या था, ये बर्बन वाला नहीं है, हाइड एंड सीक ऋतिक रोशन वाला बिस्किट जो था, हाइड एंड सीक बर्बन, बड़ा अच्छा लगता था हमको वो बिस्किट, ये बर्बन वो नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। तो द बर्बन किंग्स जो था ना, हु हैड बिन रीस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, 1815 के बाद
है ना। 1815 के बाद इसको जो है ना बर्मन किंग्स को रीस्टोर कर लिया गया था, किसके थ्रू, कंजर्वेटिव रिएक्शन, यानी कंजर्वेटिव्स के थ्रू बुला लिया गया था कि चलो फिर से आ जाओ सत्ता में, फिर से तुमको घुसा लेते हैं। लेकिन वे आर नाउ ओवर थ्रोन बाई लिबरल रिवोल्यूशनरीज। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये जो रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, इस फ्रांस जो लिबरल लोग जो थे, लिबरलिज्म के जो लोग जो थे, रिवोल्यूशनरी लोग जो थे, उठा के दिए फेंक, बोले कि बाप रे तुम आएगा यहाँ पर से, चलो एकदम निकलो यहाँ पर से, कोई उपाय नहीं है, तेरा जगह नहीं, तुम ऐसे ही रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, अब तुमको आने भी नहीं देंगे, तुम साइडे लग जाओ, उठा के फेंक दिया बाहर। हाँ, तो किसके थ्रू लाया गया था, तो कंजर्वेटिज्म के थ्रू लाया गया था, और लिबरल रिवोल्यूशनरीज के थ्रू धड़ाम से पीछे फेंक दिया गया था, खिड़की से नीचे गिरा दिया गया, जा कोई जगह नहीं तेरा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इंस्टॉल्ड। अब गया है तो कोई ना कोई तो आएगा, किसके जगह किसी जगह कुछ तो बनेगा ना भाई। तो आया क्या भाई, इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब हो गया कि एक संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र मतलब संविधान को फॉलो करने वाला, संविधान से चलने वाला, रूल्स बनाने वाला, जिसमें लोगों को लगे कि नहीं चलो अच्छा काम हो रहा है, हमारा भी हक को देखा जा रहा है, रखा जा रहा है ना, उसके लिए काम किया जा रहा है ये। और इस चीज़ को हेड कौन कर रहे थे, मतलब इन लोग के सर्वा कौन बने हुए थे अभी, लुइस फिलिप बने हुए थे, लुइस फिलिप। अब बात आता है वही फ्रांस का, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पिंक कलर में डाल दिए। व्हेन फ्रांस नीजेस, जब फ्रांस छींकता था तो मेटरनिक चचा का कहना था कि जब फ्रांस छींकता है ना तो पूरा का पूरा यूरोप को सर्दी खांसी हो जाता, सर्दी जुकाम हो जाता, मतलब कुछ भी बोल देता था। हाँ, ये लोगों जो मन में आया सो, ऐसे ठीक है, अगर उसको रिलेट करके देखें तो फ्रांस में क्रांति हुआ तो पूरा का पूरा यूरोप में तहलका मच गया। इन लोग अपना कॉमेडी के बेसिस पर, चलिए अच्छा है, याद रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड, सबको बुखार हो जाता था, यानी कि हो गया फ्रांस में स्टार्ट तो यूरोप में तहलका मच चुका। अब है द जुलाई रिवोल्यूशन। ये जुलाई रिवोल्यूशन वही है जो ऊपर में हम यहाँ पर बताएं। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रूजल्स, यानी कि ब्रूजल्स में इसको बहुत, मतलब एक तरीके का विद्रोह जो था ना, ये जो विद्रोह जो था ना भड़क गया जुलाई रिवोल्यूशन ब्रूजल्स में। और इसका नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग थलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। कौन अलग हो गया, बेल्जियम। क्यों अलग हो गया, क्योंकि ब्रूजल्स में ये जुलाई रिवोल्यूशन थोड़ा सा बूस्ट मिल गया और भड़क गया था, वहाँ पर बेल्जियम को अलग होना पड़ गया। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। ये पहला स्लाइड एंड हुआ है और इसमें हम लोग देखें क्या, एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, और भी आगे हम लोग देखेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक्चुअली में पूरा का पूरा जो ये जो स्लाइड है ना वो डिपेंडेंट रहेगा किस पर भाई, ग्रीक का इंडिपेंडेंस पर। अब ग्रीक का इंडिपेंडेंस पर क्यों, वो हम लोग स्टार्ट करते देखते कैसे। पहला पॉइंट में क्या आता है, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एडुकेटेड एलाइट, यानी कि ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इनमें जो नेशनलिस्ट का जो फीलिंग आया था ना, वो आया था एक इंसिडेंस के थ्रू। और ये इंसिडेंस हो रहा था यूरोप में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो ग्रीक यूनानी लोग जो थे ना, वो लोग लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। और इसको देख के ना सभी लोगों में बड़ा गजब का मोटिवेशन आया कि जब वो लड़ सकता है तो हम भी लड़ेंगे, हम भी अपने आप को आज़ाद करेंगे, आज़ादी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब लाइफ टाइम हम गुलामी ही करते रहेंगे, नहीं, सब कुछ नहीं हुआ। अब तो नेशनलिज्म एकदम कूट कूट के भरा जाएगा, राष्ट्रवाद आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। ये चीज़ था, ये जो चल रहा था। कहाँ, आई होप कि कहीं शादी हो रहा, गोली वोली तो नहीं छूट रहा हो चलिए, हाँ कहीं शादी है तो क्रैकर्स पटाखा वगैरह फूट रहा है, कहीं पर धड़ाम धुड़ुम कर रहा है सब लोग। चलिए हम लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान धड़ाम धुड़ुम करते हैं, हम लोगों को बोर्ड में धड़ाम धुड़ुम करना है ना। ओके, तो ये हो गया कि हाँ एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा था यूरोप में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लेकर थोड़ा सा नेशनलिस्ट का फीलिंग थोड़ा सा जागरूक हुआ, लोगों के अंदर थोड़ा सा भरा। ओके, दूसरा टॉपिक क्या बोलते हैं, नेक्स्ट में क्या देखते हैं, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द, अब कहानी चलता है, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस जो था ना वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी में, है ना। 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का एक जो मुस्लिम साम्राज्य था उसका पार्ट था, यानी कि उसके हाथ में था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। अब ये जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ जो हुआ है ना, वो ग्रीक में 1821 में ही स्टार्ट हो गया था।
है ना। ये जो नेशनलिज्म का जो यूरोप में जो स्पार्क जो हो रहा था, चल रहा था लोगों के बीच में जो फैल रहा था, वो जो हुआ ना वो 18 उसका देखा देखी में क्या हुआ, 1821 में ग्रीस में भी ये चीज़ भावना जागा, है ना। ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम, कितना पटाखा फूट रहा है भाई, डिस्टर्ब। ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, है ना। ग्रीस को और भी लोगों से सपोर्ट मिला जो कि एग्जाइल में थे। एग्जाइल का मतलब समझते हैं ना, निर्वासन में, जो बहुत दूर में रहते थे, ऐसा जो बहुत अलग रहते थे, उन्हीं को उनका भी सपोर्ट मिला। जो लोग इस सब में चीज़ में नहीं आते थे लेकिन वो आ गए, नहीं अब चलो ग्रीस को आज़ाद करा लेते, ग्रीक को आज़ाद करा लेते, है ना। ये चीज़ तो एग्जाइल में जो लोग थे उनका भी सपोर्ट मिला, वो लोग भी आ गए, चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक जगह बैठे रहने से अच्छा कुछ लड़ झगड़ के अपना साम्राज्य अपना सब कुछ कर ले, आज़ाद हो जाए। एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी पास्ट, इनका तो सपोर्ट मिला, और भी सपोर्ट मिला, कैसे भाई, वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक्स, यानी कि वेस्ट यूरोपियन की तरफ से भी एक मतलब सपोर्ट मिला। क्यों सपोर्ट मिला, इनका कहना था ये कि ये लोग ग्रीक कल्चर को, मतलब ग्रीक कल्चर के प्रति इन लोग का बहुत सहानुभूति था, वो लोग बचा के रखना चाहते थे ग्रीक कल्चर को, इसलिए वो लोग सोचे कि नहीं, अब ग्रीक कल्चर तभी बचेगा जब ग्रीस आज़ाद होगा। तो बस आज़ादी के लिए ये लोग भी कूद पड़े। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया, है ना। कहानी के जैसा समझ में आ रहा होगा। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा वीडियो कम अच्छा लगा, ये भी आप बता सकते हैं। एकदम पूरा का पूरा ओपन है, निगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ को हम पर्सनली पढ़ेंगे और पर्सनली हम जवाब देने का कोशिश भी करेंगे, कोशिश क्या देंगे ही जवाब हर एक कमेंट्स का। ओके चलिए, पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉटेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे ना, वो लोग क्या बोलते थे, ग्रीस को बोलते थे यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना। क्रेडल का मतलब था पालना, जिसमें बच्चा पलता है ना वो, यानी कि ग्रीस जो है ना वो जरूरी है यूरोपियन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, है ना। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, और मोबिलाइज करते थे, मतलब बताते थे, समझाते थे, ओपिनियन देते थे कि मुस्लिम एम्पायर से हम लोग को कितना ज़रूरी है लड़के इन लोग को हटाना, है ना। और उनके बारे में ये बोलते थे कि नहीं, हम लोग को एक यूनियन बनाना होगा, हम लोग को एक मत में खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम मुस्लिम एम्पायर को क्या करें, हटाकर बाहर फेंक सके। ओके, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड, ये मुस्लिम एम्पायर कौन था भाई, यही ओटोमन एम्पायर। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, एक इंग्लिश पोएट थे जो लॉर्ड बायरन के नाम से थे। लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स इकट्ठा करते थे, एंड और आगे जाकर वो लड़ाई भी लड़े, यानी कि वॉर में भी गए। वेर इट डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ उनकी मृत्यु 1824 में हो गई बुखार लगने की वजह से। ओके, फाइनली अब वो खास करके दिन आ गया, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, यानी कि 1830 में उधर जुलाई रिवॉल्यूशन चल रहा था फ्रांस में, 1832 में क्या हो गया भाई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको हिंदी में आई थिंक सो बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, हाँ, ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया की संधि, है ना, इसको बोलते हैं। तो 1832 में कंप्लीट हुआ और रिकॉग्नाइज किया गया ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, बना दिया गया, मान लिया गया। क्लियर हो गया। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देखें, इस स्लाइड में हम लोग देखें कि कैसे ग्रीस जो अपना आज़ादी के लिए लड़ा, अपने आज़ादी के लिए जो सब कुछ किया, इसको देख के ना लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आया, और वो फीलिंग चलते गया आगे के टाइम पर भी। ओके, ये स्लाइड समझ में आ गया, पीछे वाला भी स्लाइड हम लोग देख चुके थे, अच्छे से समझ में आ गया था, ये भी स्लाइड समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, मतलब ये अलग तरीके का नेशनलिज्म को फील कराता था। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये थोड़ा सा ग्रीस का कहानी देख लिए, फिर कैसे कैसे रिवॉल्यूशन 1830 से 1840 के बीच में हुआ था, ये सब भी देख लिए, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। चलिए, यहाँ पर एक पेंटिंग बना हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अभी तक पटाखा छूट ही रहा है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने का। ओके चलिए, तो लिखता क्या है भाई, फर्स्ट पॉइंट में है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। अब किसी भी नेशन को, मतलब कि एक नेशन बनाना है, एक राष्ट्र बनाने के लिए कल्चर बहुत ज़रूरी हो जाता है।
कल्चर में आता क्या क्या भाई, आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ये सब चीज़ जो है ना, आर्ट हो गया, पोइट्री हो गया, फिर स्टोरीज हो गया, म्यूजिक्स हो गया, ये एक्सप्रेस करता है नेशनलिस्ट फीलिंग्स को और स्ट्रांगली, थोड़ा और अच्छे से। होता है ना, कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं हम लोग, को पेट्रियोटिक कविता सुनते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा फीलिंग आता है हम लोगों के अंदर, है ना, थोड़ा सा प्रेम, देश प्रेम जागता है, वही सब चीज़ें। अब बात करते हैं रोमांटिसिज्म का। तो रोमांटिसिज्म जो था, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, रूहानी, हाँ रूहानी बोलते, सॉरी, हाँ रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट, एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट विच शाउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब इसका ये जो रोमांटिसिज्म था ना, ये अलग तरीके से नेशनलिस्ट का सेंटिमेंट बना रहा था लोगों के अंदर, मतलब एक अलग तरीके में। और इसका कहना क्या था वो हम लोग देखेंगे। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज, रोमांटिक आर्टिस्ट जो होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे किस चीज़ का भाई, तो किसी भी तर्क वितर्क का, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, तर्क वितर्क का, साइंस का, और फोकस रहते थे किस चीज़ पर, इमोशंस पर, इंट्यूशंस पर, मिस्टिकल फीलिंग्स पर, ये सब चीज़ पर क्या रहते थे, थोड़ा सा क्या बोलते थे, कनेक्टेड रहते थे। उनको ये मतलब नहीं था कि साइंस में क्या हो रहा है, तर्क वितर्क क्या हो रहा है, उनको ये सब चीज़ का मतलब और वो टेंशन नहीं था। बस ये लोग सोच रहे थे कि बस किसी तरीके से बस लोग जो है ना, ये इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान दें, साइंस और रीजन में कुछ नहीं रखा, वो लोग क्रिटिसाइज करते थे नॉर्मली। अब रोमांटिक्स सच एज द रोमांटिक्स, अब यहाँ पर रोमांटिक्स आता है, मतलब कोई एक फिलोसोफर है, जर्मन फिलोसोफर योहानन गॉटरफ्रीड हर्डर, योहानन गॉटरफ्रीड हर्डर 1744-1803 क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर, मतलब ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। अगर आपको अच्छा और सच्चा जर्मन कल्चर ढूंढना है तो आपको कॉमन पीपल के पास जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग जर्मन में शायद डैशवोल कहा गया है, बुक में लिखा हुआ था इसलिए हम ऐसा लिखे हैं। ओके, डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल, यानी कि आपको अगर कल्चर ढूंढना है तो कॉमन पीपल में घुसना पड़ेगा, है ना। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, ये फोक सॉन्ग के थ्रू ही, फोक पोइट्री और फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। और अगर ट्रू नेशन का मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग अगर देना है, नेशन का फीलिंग देना है, हाँ, तो उसको क्या करना, किसके थ्रू देना पड़ेगा, फोक सॉन्ग के थ्रू, फोक पोइट्री के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू, यानी कि वहाँ का जो लोकल जो सब चीज़ था ना उसके प्रति। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स, यानी कि इस सब चीज़ को, चाहे वो सॉन्ग हो, पोइट्री हो, डांसेस हो, ये सब चीज़ को रिकॉर्ड कर और इसको संभाल कर रखना, दीज फॉर्म फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्टिंग ऑफ नेशनल बिल्डिंग। और ये नेशनल बिल्डिंग के लिए, यानी कि पूरा का पूरा राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा एक टाइम पर, है ना। तो ये सबको सेफ रखना है और संजोग के रखने के लिए बोला गया, ठीक है। नॉर्मली कहा गया है कि देखो भाई, अब बहुत सारे लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको गाना समझ में आता है। बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको गाना होना समझ में आता है, कॉमेडी समझ में आता है, चाहे और भी कोई तरह का ड्रामा समझ में आता है, उसके थ्रू ये नेशनलिस्ट फीलिंग डालने का कोशिश कर रहे थे और यही बताया गया। इस फिगर में क्या दिखाया गया है भाई, इस फिगर में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखिए इस फिगर में क्या बताया गया है। द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रोइक्स, अब ये क्या लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है ये, डेलाक्रोआ, अच्छा हिंदी में डेलाक्रोआ बोलते हैं इसको। द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रोआ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स, इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर थे। दिस ह्यूज पेंटिंग, बहुत बड़ा पेंटिंग बनाए थे, देख लीजिए 4.19 मीटर, 3.54 मीटर, अराउंड मान के चलिए तो एक दीवार इतना बड़ा। depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks। ये कहना चाह रहे हैं, इसमें बताया गया है ये कि इसमें 20,000 जो ग्रीक्स हैं, यूनानी हैं, उनको तुर्क के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है ना, ऑन द आइलैंड ऑफ कियोस द्वीप पर, जिसको कहा जाता है कियोस द्वीप पर मार दिया गया था, है ना। और बाय ड्रामाटाइजिंग द इंसिडेंट फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पर दिखाया गया कि वुमेन और चिल्ड्रन पर कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ, कितना ज़्यादा उन लोग पर अति किया गया, एंड यूजिंग विविड कलर, थोड़ा सा चटक रंगों से दिखाया गया, है ना। देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर स्त्री है, यहाँ पर भी स्त्री है, ये लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रताड़ित, टॉर्चर किया गया।
Delacroix sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy of the Greeks। और ये बताने का कोशिश किए कि महिला और बच्चों के लिए सिंपैथी, सहानुभूति होना चाहिए, उसको रखना चाहिए, जगाने का कोशिश किया गया। वो पेंटिंग के थ्रू जगाने की कोशिश करते कि देख लो कितना ज़्यादा महिला और बच्चों पर अत्याचार किया गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, द इम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर, पहला पॉइंट क्या है, द इम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोक वेयर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। अब लोग जो यानी कि जो राइटर वगैरह, रोमांटिक्स राइटर वगैरह जो थे, पेंटर वगैरह जो थे, उनका कहना ये नहीं था कि सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस को बचा लेंगे और थोड़ा सा लोकल फोक वेयर, ये सब सिर्फ ये नहीं था कि एंशिएंट कल्चर को हम इसके थ्रू रिकवर कर रहे हैं। ना 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 ना, ये सिर्फ रिकवर करने का बात नहीं था, ये कुछ और भी कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे भाई, ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। ये इनका कहना ये था कि जो आधुनिक राष्ट्रीय संदेश है उनको भी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और इसी के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। किसके थ्रू है, तो सॉन्ग्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, डांसेस के थ्रू, कल्चर्स के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। किसके बीच, जो मोस्टली इलिटरेट है, जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको दे देगा संविधान, तो कैसे पढ़ेगा वो, कैसे जानेगा, नहीं जान पाएगा। उसी तरीके से दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और यही चीज़ हुआ पोलैंड में। पोलैंड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके रिलेटेड में, विच हैड बीन पार्टीशन, जिसको अलग कर दिया गया था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के टाइम पर। अब थोड़ा सा पोलैंड का कहानी देख लेंगे। ठीक है, ग्रीस का कहानी देखे थे, अब पोलैंड का कहानी भी देख लेते हैं। पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स उसमें कौन कौन थे भाई, तो रशिया थे, प्रूशिया था और ऑस्ट्रिया था। ये लोग तीनों तरखाट मचाए हुए थे उस समय। ओके, हाँ, 18th सेंचुरी। इवन दाउ पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, यानी कि अब पोलैंड जो था ना वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं रहा था, ये तो तय है, वो तो देख लिया गया था, क्योंकि इसको क्या कर लिया था, अलग कर दिया गया था, पार्टीशन कर दिया गया था। नेशनल फीलिंग्स वी आर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, लेकिन ये नेशनल फीलिंग्स को बचा कर रखे थे किसके थ्रू भाई, म्यूजिक्स एंड लैंग्वेजेस के थ्रू। ये बहुत अच्छा काम किया और इसी के थ्रू देखा गया। कैरोल कृपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। ये नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि किसके थ्रू भाई, ओपेराज, सिंगिंग का एक फॉर्म होता है, म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द, और ये जो किए ना, मतलब कि एक फोक डांसेस था कौन सा, पोलोनाइज और मजूर का, को वो नेशनल सिंबल बना दिए, नेशनलिस्ट सिंबल बना दिए, है ना। मतलब कि जो पोलोनेस और मजूर का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पर आगे देखते हैं, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। अगर नेशनल सेंटिमेंट्स में देखा जाए, यानी कि अगर राष्ट्रवाद बनाने का बात आए तो उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आफ्टर, अब देखिए इसमें क्या हो गया, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया का उस पर कब्जा हो गया, पोलिश पर यानी कि पोलैंड पर, द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल्स। पोलिश लैंग्वेजेस को स्कूल से उठाकर फेंक दिया गया, अब यहाँ पोलिश वॉलिश नहीं चलेगा। एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर, और सब जगह रशियन लैंग्वेज को जबरन लदा दिया गया, जबरन दे दिया गया। Many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। बहुत सारे लोग, है ना, मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है, क्या कैसे बोले इसके, ऐसे बोल सकते हैं, इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बना दिया गया। मतलब मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, बहुत सारे लोग जो थे पोलैंड के लोग, बिगेन टू यूज लैंग्वेजेस एज अ वेपन ऑफ नेशन, यानी कि लैंग्वेज को ही अपना हथियार बना लिया गया। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। पोलिश लैंग्वेज यूज़ करने लगा कहाँ भाई, तो चर्च में जो गैदरिंग हो रहा था वहाँ पर, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पर, ये सब जगह पर। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेयर पुट इन जेल। अब जितना भी पुजारी लोग, बिशप्स लोग जो हुए थे, जो धर्म के ऊपर सबसे ऊपर वाले पोस्ट पर रहते हैं ना, उन लोग को उठाकर जेल में डाल दिया गया। ठीक है ना, टू साइबेरिया बाय द रशियन के थ्रू साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। क्यों भेज दिया गया, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि हम रशियन लैंग्वेज का प्रचार नहीं करेंगे तो बस जाइए जेल, वहाँ जाइए, सड़िए वहाँ पर। तो वही हुआ, लोग कर दिया। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, यानी कि ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि
जो लैंग्वेजेस हुआ, फिर पोलिश भाषा ही था ना, पोलिश लैंग्वेज, यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। मतलब कि लैंग्वेज को एक वेपन बनाया गया और उस संघर्ष के प्रति संघर्ष का प्रतीक मानने लग गया कि ये संघर्ष का प्रतीक ये कौन सा है, तो पोलिश लैंग्वेज है। उसी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा चला था और फिर आगे जाकर फिर कुछ हुआ। क्लियर है? तो बोल सकते हैं द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, तो ये 2 स्लाइड इसमें कवर हो गया। तो अब कभी कभी होता है कि एक स्लाइड देख लिए फिर एक स्लाइड हो गया, तो ये स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, है ना। चलिए तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड अब ये है ना, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर देखेंगे, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं हंगर का हिंदी क्या होता है भाई, भूखमरी जिसको बोलते हैं, भूख, कठिनाई हो गया, हार्डशिप हो गया, और पॉपुलर रिवॉल्ट पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या होता है भाई। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का जो पहला हाफ भी था, सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। पूरे के पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो काम कर रहे थे ना उससे ज़्यादा बेरोजगार लोग थे, ये हो गया। माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लीव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, और ये सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे थे और लीव कहाँ पर रह रहे थे, ओवर क्राउडेड स्लम्स, यहाँ जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था। ठीक है ना, लोग क्या बोल सकते हैं उसको, गरीब बस्ती में वहाँ पर रहने के लिए फोर्स हो रहे थे, जा ही रहे थे, क्या करते हैं, नहीं जाएंगे तो काम कैसे करेंगे ये। अ स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन, जो गांव वगैरह के जो नगर शहर के वगैरह में जो दो लोग छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, मतलब छोटे लघु उत्पादकों जो थे ना, वो हमेशा उनको एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था। किसके थ्रू भाई, तो इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड से आ रहा था सस्ता मशीन से बना हुआ सस्ता सामान। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन वन ऑन द कॉन्टिनेंट, और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो ज़्यादा एडवांस था, है ना, देन ऑन द कॉन्टिनेंट, उनके जगह के मुताबिक। तो हुआ क्या, और इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ा भाई, तो कपड़ा में, स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल। अब ये कपड़ा में क्यों पड़ा, क्योंकि वो लोग तो चलो फैक्ट्री में मशीन से बना लेते, इन लोग के लिए क्या था ना, ये लोग घर में बना रहे थे, तो उस हिसाब से नहीं पूर्ति कर पा रहे थे, वो फटाक बना के बेचते जा रहा था, ये लोग नहीं कर पा रहे थे। वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड, और अगर मशीन था भी तो कुछ एक फैक्ट्रीज़ में, कुछ एक घरों में छोटे मोटे मशीन थे, अदरवाइज कहीं नहीं थे। तो राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो अलग समस्या था। तो राइज ऑफ फूड प्राइसेस फॉर अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पेपरिज्म इन टाउन इन द कंट्री, मतलब फूड प्राइसेस का बढ़ना हो गया, फिर हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं हुआ, बैड हार्वेस्टिंग हुआ, जिसके कारण से सभी लोगों में बहुत ज़्यादा मुसीबत का फेज़ आ गया, मुसीबत को सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किल दिक्कत हुआ पूरे के पूरे कंट्रीज़ में। फूड शॉर्टेज हो गया, खाना का कमी हो गया, एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। ब्राउड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड्स, यानी कि जिसके कारण से सारा का सारा पेरिस का पॉपुलेशन को कहाँ जाना पड़ेगा, रास्ता पर आ जाना पड़ा। बैरिकेड्स वेयर, मतलब वो लोग अब विद्रोह करने पर आ गए। बैरिकेड्स वेयर इरेक्टेड, बैरिकेड्स को तोड़ा गया, लगाया गया। इरेक्टेड मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं, इरेक्टेड का मतलब होता है लगाया गया, बैरिकेड्स, है ना, जगह जगह पर अवरोध लगाना होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में। बैरिकेड लगाया गया। लुइस फिलिप को फोर्स किया गया भागने के लिए, मतलब एक तरीके से लुइस फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया था, ये हो गया। ठीक है ना। इसके बाद है क्या कि अब जब नेशनल असेंबली जो था, वो जो नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए, जब इतना कुछ दिखा, ये सब कुछ हो रहा है, इधर उधर समस्या, वो लोग उधर रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो रिवोल्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो सब लोग देखते हुए नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 11 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, और काम के अधिकार की गारंटी भी दे दी, मतलब एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे दी, और उसके लिए अलग अलग नेशनल फैक्ट्रीज खोले गए, राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, है ना, ये चीज़ हुआ। फिर अर्लियर इन 1845 में वीवर्स इन सिलीसिया हैड लीड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced देयर पेमेंट्स। अब होता क्या था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये जो आ रहा है, यहाँ रॉ मटेरियल आ रहा है और ये इसको ख़रीदने वाला है, तो ये आदमी लाके इसको रॉ मटेरियल ला के दे रहा है और इससे सामान बना के लिए ले जा रहा है, लेकिन इसको जो पैसा जो दे रहा है ना, बहुत कम मात्रा में दे रहा है।
जिसके कारण से इन लोगों में प्रॉब्लम हो गया, ये लोग भी रिवोल्ट करने लग गए पूरी तरीके से, तो समस्या ज़्यादा बढ़ गया। तो और इसी घटना को एक मतलब कि वहाँ के पत्रकार जो थे ना, विल्हम वोल्फ ने वहाँ पर एक बारे में लिखा। आप बुक में पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई, द रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द, अब पढ़ते हैं हम लोग इसको, पैरेलल्स टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब लोगों का तो जो उधर चल ही रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी, यानी कि उधर तो सब लोग चला ही रहे थे, लेकिन एक तरफ 1848 के टाइम पर, है ना, यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 रिवोल्यूशंस लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लासेस के थ्रू भी एक साइड में सब कुछ चलते आ रहा था, यानी कि रिवोल्ट तैयार हो रहा था और रिवोल्ट हो भी रहा था। इवेंट्स इन ऑफ फरवरी 1848, 1848, फरवरी 1848 का बात है। फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम, यानी कि जो मोनार्कल सिस्टम था उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया फ्रांस में उखाड़ कर फेंक दिया गया, और जो यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी कि मताधिकार के आधार पर एक नया रिपब्लिक, एक नया गणतंत्र बनाने का बोला गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, ये प्रोक्लेम्ड किया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, यूरोप के बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ इंडिपेंडेंट नाम का कुछ पता आता नहीं था। जैसे कौन कौन थे भाई, जर्मनी थे, इटली थे, पोलैंड थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे। ये लोगों को पता ही नहीं था कि आज़ादी क्या होता है, अभी तक पहुंचा ही नहीं था। मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल विथ नेशन यूनिफिकेशन, और ये लोग क्या कर रहे थे, संविधानवाद की मांग कर रहे थे जिसको राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ा जा सके, यानी कि बाद मांग को जोड़ा जाने के लिए मांग किया जा रहा था। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, अब ये इन लोगों को एडवांटेज मिला, ठीक है ना। ये लोग जो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे ना, उसका फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया, और बोला गया डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। ठीक है, यह राष्ट्र संविधान, प्रेस और स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब कि ये कैसा था भाई, इसको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस चाहिए था, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए था। ये सब चीज़ के बेसिस पर था इन लोगों का मांग। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वेर मिडिल क्लास, जर्मन रीजन में देखा जाए तो अगर पॉलिटिकल एसोसिएशन में देखा जाए तो मिडिल क्लास ज़्यादा थे। प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन्स, प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में पहुँचे। डिसाइडेड क्या किया भाई कि एक जनरल असेंबली वोट फॉर ऑल जनरल नेशनल असेंबली के लिए वोट करने के लिए। तो 18 मई 1848 में क्या हो गया भाई कि 831 लोग इलेक्टेड किए गए, और उन लोगों को सजे धजे, मतलब होता है ना, एक सजे धजे जुलूस में ले जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान दे दिया गया कि लीजिए ये आपका जगह है, आप यहीं से सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और ये वो नेशनल असेंबली यानी कि थ्रू चलाइएगा। और ये कहाँ हुआ था भाई, तो चर्च ऑफ सेंट पॉल में, है ना, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, ठीक है, ऑफ ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाई ए मोनार्की सब्जेक्ट, और कहा गया कि इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन होना था, संसद के अधीन, संसद के साथ चलना था। मोनार्की सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट व्हेन his deputies offered the crown on these terms of Frederick Wilhelm IV, यानी कि एक राजा को चुना गया, फ्रेडरिक विलियम IV, किंग ऑफ प्रूशिया, उसको चूज़ किया गया। जब उसको देने का बारी आया तो वो रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया भाई, क्राउन, एंड ज्वाइन अदर मोनार्किस टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और वो दूसरे असेंबली को, यानी कि जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे इलेक्टेड असेंबली का, उसके तरफ ज्वाइन कर गया। बाहर है, बड़ा तेज निकला ही तो, ठीक है, दे रहा था तो ले लेना चाहिए था, क्राउन मिल रहा था, कुछ ऐसे थोड़ी है, हेरा गेरा चीज़ थोड़ी मिल रहा था, लेकिन नहीं, है ना। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं। तो द पार्लियामेंट वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, यानी कि अपोजिशन जो है अरिस्टोक्रेसी का और मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्ग, ये सब जो स्ट्रॉन्गर मिलिट्री बन गया, स्ट्रॉन्गर बन गया, ये सब चीज़ सब कुछ हो गया, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग बन गया। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, ओके, तो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, और जो भी सोशल वर्क था, जहाँ क्या बोलते हैं, सामाजिक आधार जो था ना, वो बहुत कमज़ोर हो गया
कम पड़ गया सोशल बेसिस। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द मिडिल क्लास। अब पार्लियामेंट को डोमिनेट कौन कर रहे हैं? मिडिल क्लास, हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियंस, जो वर्कर और आर्टिशियंस के डिमांड्स को रेसिस्ट कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था, एंड कंसिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट। फिर बाद में उसका भी सपोर्ट खो दिया। अब नहीं देगा डिमांड्स वर्कर और आर्टिशियंस का, यानी कि जो चला रहा है, इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा है, उसी का सपोर्ट तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? यही सब होगा ना कि तो अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। तो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड। अब देखिए यहाँ पर बात होता है एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, है ना। चलिए, तो उदारवादी आंदोलन में, यानी कि जो एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स लिबरल मूवमेंट में, हाँ, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा एकदम विवादास्पद, मतलब आर्ग्यूमेंट पूरा हुआ कि राजनीतिक अधिकार दे देना चाहिए महिलाओं को। लेकिन क्या हुआ आंदोलन में, हालांकि ऐसा कह सकते हैं इन लोगों को अधिकार देने का बात किया तो जा रहा था, लेकिन एक तरफ अगर महिलाओं की तरफ से देखा जाए तो ये लोग वर्षों से बड़ी संख्या में सक्रिय रूप में भाग लिया है पॉलिटिकल्स में, आंदोलन में, ये वो सब लोग चीज़ में अपना संगठन बनाए, अखबार चालू किए हैं, मीटिंग्स में भाग लिए हैं, प्रदर्शनों में मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किए। लेकिन ये सब के बावजूद भी उनको ये अधिकार नहीं दिया गया। किस चीज़ का अधिकार नहीं दिया गया भाई? तो मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट संसद का सभा आयोजित किया गया था, उसमें महिलाओं को केवल व्यूअर्स के फॉर्म में, मतलब वॉचर्स होता है ना, विजिटर्स गैलरी, उसमें बैठने का अधिकार दिया गया था, बाकी और कुछ करने का अधिकार नहीं था। क्लियर? ये हो गया पूरा, समझ में आ गया। चलिए, इन द ईयर्स 1848 में, है ना, यानी कि अच्छा, द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम 15। अब देखिए, इसके पहले थोड़ा सा ये जानिए, 1848 में जो उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, ठीक है ना, जो कौन था? कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी लोग जो था ना, 1848 में थोड़ा सा उसको दबा पाया था उदारवादी आंदोलन, यानी कि लिबरलिज्म को, इस सब को दबाने में थोड़ा सा कामयाब हुआ, थोड़ा बहुत कामयाब होता, पूरा का पूरा नहीं कर पा रहा था। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो हम लोग मतलब कुछ हम जीते हैं तो कभी हम जीत जाते हैं तो वो लोग हावी हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये लोग क्या सोचा कि ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इन लोगों को थोड़ा सा कुछ रियायत दे दो, कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट कुछ इस चीज़ पर दे दो, ताकि इन लोग का ध्यान उधर जाए, उन लोग में खुश हो जाए, बस चुपचाप, मतलब वही होता है झुनझुना पकड़ा दो बच्चा को, शांत हो जाएगा। तब क्या हो गया भाई? तो 1848 के बाद वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 में पहले हो चुके थे। यानी कि 1848 में ये देख लीजिए, द ईयर्स 1848 में तो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड, यानी कि जो मोनार्की लोग जो थे ना, कहाँ भाई? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, वो लोग इंट्रोड्यूस किए थोड़ा सा कुछ चेंजेस लेके आए जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में 1815 में हो चुका था। तो वहाँ से पुराना वाला चीज़ यहाँ लेके चले आए, थोड़ा सा लगा कि चलो ये लोग शांत हो जाएगा। सर्फडोम को हटाया गया, भूदासत्व जिसको बोलते हैं, और बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी को अबॉलिश किया गया इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया। हैब्सबर्ग डोमिनियन में और रशिया दोनों में ये दोनों चीज़ को हटा दिया। तो इन लोग क्या हो गया? पूरा का पूरा खुश हो गया। हालांकि हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की थी, और हालांकि इसमें निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। यानी कि हैब्सबर्ग थोड़ा सा हंगरी वाला लोग को थोड़ा ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान किया था, है ना। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड आता है फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्टेड बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल। अब वुमेन के प्रति अवेयरनेस होना, अवेयरनेस जगाना, है ना, कौन से बेसिस पर भाई? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स, स्त्री और पुरुषों के बीच में, ये हो गया। आइडियोलॉजी क्या होता है भाई? तो सिस्टम ऑफ आइडियाज़, एक ऐसा आइडिया जो पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल विजन को दर्शाता है, बताता है कि हाँ चलिए ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो एक पूरा का पूरा आइडियोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया, आपको पसंद आया होगा। हम कहानी के फॉर्म में बताने का कोशिश किए हैं, है ना। और बस आप लोग का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही बनते जाएगा वीडियोस, है ना। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा कि क्या कमी रह गया, तो उसको हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो बनेगा जर्मनी और इटली का निर्माण, यानी कि जर्मनी और इटली हमारा कैसे बना, जर्मनी और इटली कैसे
तैयार हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।